सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज आपके सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पहले चैप्टर को यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं और पहले चैप्टर का नाम है शिक्षा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। सेकंड पेपर भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर शिक्षा की संकल्पना यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर है आपका, इसमें जो पहला पेपर है आपका वो शिक्षा के बारे में ही है। शिक्षा की संकल्पना, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा यानी कि पहले की शिक्षा कैसी थी और वर्तमान समय में हमारी भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, इसके बारे में इस पेपर में हम पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया पूरा का पूरा सिलेबस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। आखिर में एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। अलग अलग शिक्षाविदों ने, अलग अलग महापुरुषों ने हमारे देश के शिक्षा की परिभाषा दी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। शिक्षा के प्रकार के बारे में भी इस चैप्टर में हमें पूरा पढ़ना है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसके बाद हम डीएलएड कर रहे हैं यानी कि शिक्षक बनने की हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक तरीके से हमें ये तो पता ही है कि शिक्षा में क्या चीजें हमें मिलती है, क्या हम सीख करके आ रहे हैं। शिक्षा पूरा जीवन भर चलता रहता है या पूरा जीवन भर चलती रहती है। हम सभी को पता है कि शिक्षा कभी बंद नहीं होती है, हमारा सीखना कभी बंद नहीं होता। व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक सीखता ही रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी कि जब तक वो ये दुनिया छोड़ नहीं देता। तो हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो शिक्षा क्या है, तरीके से कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहना है। देखिए शिक्षा की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। तो शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह मानव जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। मानव जब जन्म लेता है तो वह विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होता है जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न बनाते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए जो पशु पक्षी हैं और जो आदमी है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें बुद्धि का ही तो डिफरेंस है, उसमें शिक्षा का ही तो डिफरेंस है। शिक्षा मानव जाति का संरक्षण करती है तथा बौद्धिक योग्यताओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में सहायता करती है। शिक्षा ही एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जो मानव को अंधकार से, निर्धनता एवं संकट से बाहर निकालती है। एक व्यक्ति है जिसके परिवार में सब पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा समाज में, तो इससे मेरा परिवार भी ऊंचा उठेगा। वो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, उसको जॉब मिलती है, धीरे धीरे उसका पूरा परिवार भी ऊपर उठ जाता है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। और तो इस तरीके से क्या होता है कि जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसका पूरा का पूरा परिवार भी समाज में और उसको एक तरीके से सम्मानजनक स्थिति में लोग देखते हैं या सम्मान की दृष्टि से उस व्यक्ति को या उसके परिवार को देखते हैं। तो देखिए, एवं व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक का विकास करती है। यानी कि जो शिक्षा है, व्यक्ति अगर सही से शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास करती है। अतः शिक्षा जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना आर्थिक विकास करता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति पशु के समान रहता है, वह अपने आदर्शों, आकांक्षाओं, आशाओं, विश्वास, परंपरा एवं सांस्कृतिक विरासत को विकसित ही नहीं कर पाता है अगर वो पढ़ लिख नहीं पाता है तो। ठीक है, अब एग्जाम में बार बार पूछता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो शिक्ष धातु से बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की परिभाषाएं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो शिक्षा शब्द किस संस्कृत किस धातु से बना है, इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। बार बार एग्जाम में पूछता है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, तो लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है भीतर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना। टू लीड आउट यानी कि आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ है अंतर शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना। लैटिन भाषा के दो शब्द एजुशियर तथा एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। एजुशियर का अर्थ विकसित करना था
अथवा निकालना है तथा दूसरे एजुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो शिक्षा है उसका अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक गुणों का या आंतरिक शक्तियों का, जो उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना। जैसे आप देखिए कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है तो वो पहले अपने स्कूल से ही गाना शुरू करता है, कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है तो स्कूल से ही डांस करना शुरू करता है, कोई बच्चा एक्टिंग में है तो एक्टिंग वो स्कूल से ही शुरू करता है अपने। धीरे धीरे उसकी प्रतिभा को उसके शिक्षक निखारने का काम करते हैं, फिर वो स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर वो देश को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो क्या करती है, वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो हमारे अंदर छिपी हुई योग्यता है, जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। इसीलिए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि सभी बच्चे को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त है। और ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको सेकंड पेपर में। अब चलिए यहाँ पर शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। फिर विवेकानंद जी ने यहाँ पर क्या कहा है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। टैगोर जी ने क्या कहा है, देखिए शिक्षा का अर्थ बालक को उस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। तो शाश्वत सत्य ये शब्द जिस भी परिभाषा में आएगा आप समझ लीजिएगा कि ये टैगोर जी की परिभाषा है जिसमें शाश्वत सत्य आएगा। इसके बाद देखिए प्लेटो ने क्या कहा है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। इसके बाद अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिसे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। इसके बाद जॉन ड्यूबी के अनुसार यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा व्यक्ति के उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती हैं और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती हैं। फिर अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य यह अभिप्राय बालक तथा मानव में संपूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से है। फिर पेस्टालॉजी के अनुसार आते हैं शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। इसके बाद दोस्तों आते हैं रूसो के अनुसार, ये सब एग्जाम में पूछता है इसलिए सभी की परिभाषा याद होना आपके लिए जरूरी है। तो शिक्षा अंदर से होने वाला विकास है, बाहर से एक साथ होने वाली वृद्धि नहीं। यह प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों के क्रियाशील होने से विकसित होती है, बाह्य शक्तियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप नहीं। यानी कि रूसो ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि जो शिक्षा है वो अंदर से आती है, हमारे बाहर से नहीं आती है, अंदर से ही हम सीखते हैं। जब हमारा अंतःकरण या हमारा मन तैयार होता है कोई चीज सीखने के लिए, हम तभी सीख पाते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोफेसर ड्रेवर ने क्या कहा, शिक्षा वह एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढाला जाता है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, महात्मा गांधी की परिभाषा पूछती भी है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य या अभिप्राय बालक और मनुष्य के भीतर मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। तो शरीर के, मन और आत्मा के सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास से है शिक्षा से तात्पर्य। इसके बाद अरस्तु की ये परिभाषा जो मोस्ट जितना भी मोस्ट लगाए कम है, अरस्तु की परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछता है, लगभग सभी को ये याद भी रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में समाहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो इतने सारे शिक्षाविदों की परिभाषा आप लोगों ने देखी, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि शिक्षा एक सउद्देश्यपूर्ण, सतत, गतिशील और सामाजिक प्रक्रिया होती है। यानी कि शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और शिक्षा सतत यानी कि जीवन भर चलती रहती है, गतिशील होती है, जिसके द्वारा जो मनुष्य होता है उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने बाह्य जीवन में अच्छे ढंग से समायोजन और स्थापित करने में समर्थ होता है। जब व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसकी बुद्धि बढ़ेगी तो वो समाज में कब किससे कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, तो ये सीख पाएगा। अब देखिए शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर हम देखेंगे
तो देखिए जो शिक्षा है ये 3 प्रकार की है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा, जिसे हम निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो तीनों ही बार बार एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले फॉर्मल एजुकेशन, नाम से ही पता है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। तो क्या होती है, जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, वो अपने परिवार वालों को, अपने आसपास के लोगों को पहचान रहा है, उसके घर वाले उसको पूजा पाठ करना सिखा रहे हैं, बड़ों को नमस्कार करना सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई भी सामान छोटा बड़ा क्रम में लगाना सिखा रहे हैं, कितने खिलौने हैं बच्चे से गिनने को कह रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें तो बच्चा घर में सीख रहा है, लेकिन जब बच्चा 4 साल, 5 साल, 6 साल का होता है, तो उसको औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल में भेजा जाता है। जैसे ही औपचारिक शिक्षा आपको दिखेगा, तुरंत आपके दिमाग में स्कूल ही आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है, ये एक विशेष समय, एक विशेष स्थान और एक विशेष उद्देश्य के लिए ही होती है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल विद्यालय है। तो यहाँ पर आप देखिए, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसे सचेतन प्रयासों से प्रदान तथा प्राप्त किया जाता है। यह शिक्षा प्रदान करने वाला भली प्रकार से जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है। यहाँ शिक्षक और बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य ज्ञात रहते हैं, जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान, निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर और उपाधि ग्रहण कर लेता है। यानी कि इस शिक्षा का जो औपचारिक शिक्षा होती, चाहे आप स्कूल में हो, सबसे पहले स्कूल से ही शुरू होती है, कॉलेज में गए तो आप देखोगे कि चाहे स्कूल हो, उसका एक समय निश्चित होता है, स्कूल का स्थान भी निश्चित है कि उसी स्थान पर स्कूल है, वहीं आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप साल भर पढ़ते हो तो आप एक निश्चित पाठ्यक्रम को खत्म करते हो, आप एग्जाम देते हो, आपको उपाधि या डिग्री मिलती है। तो ये एक निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित हर चीज क्या होता है, निश्चित होता है, इसका निश्चित शिक्षण पद्धति होती है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, कितना आपको पढ़ना है। तो औपचारिक शिक्षा में सारी चीजें निश्चित होती है। तो ऐसी शिक्षा को प्रदान करने वाले साधनों में सबसे पहले विद्यालय है, फिर पुस्तकालय है, फिर अजायब घर है, चित्र भवन है, पुस्तकें हैं आदि, ठीक है। अब औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है, तो हम सभी को पता है कि औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। शिक्षक पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाओं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। सामान्यतः औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है। जैसे अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, तो फिर अगले साल जो मार्च है उसमें खत्म हो जाता है, फिर अप्रैल से नया क्लास चलता है। यानी कि 1 साल के अंदर बच्चे को सारी चीजें उसको पढ़ाई जाती हैं, उसका एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। ये सारी चीजें, बीच बीच में बच्चों का मनोरंजन भी होता है, एनुअल फंक्शन भी होता है, कोई और भी कार्यक्रम बहुत सारे स्कूल में कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब स्कूल में होते हैं। औपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य एवं परिश्रम साध्य होती है, तो बच्चों को जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो इसमें ये कष्ट साध्य भी होता है और परिश्रम भी इसमें लगता है। और इस प्रकार की जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। एक समय के बाद आपका स्कूल, आपका कॉलेज खत्म हो जाता है, डिग्री आप ले लेते हो, उसके बाद आपको फिर आपकी जो शिक्षा है वो स्कूल वाली जो है, कॉलेज वाली, वो समाप्त हो जाती है। जब तक बालक विद्यालय जाता है, यह शिक्षा तभी तक चलती है। औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। सिंपल सी बात है कि जो औपचारिक शिक्षा है, यहाँ पर ये चीज कही जा रही है कि हमें एक तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाना, या फिर समाज में कैसे हमें एक अच्छा स्थान प्राप्त हो जहाँ पर हम अपनी जीविका चला सके, ये करना हमें सिखाती है। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक को इस योग्य बनाना है कि वह एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, किन्हीं निश्चित विषयों की विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर ले। इसके बाद देखिए, औपचारिक शिक्षा उद्देश्य केंद्रित होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के उस निश्चित उद्देश्य होते हैं, कितना बच्चे को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीजें मेंशन होती है। अब अनौपचारिक शिक्षा पे आते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। नाम से ही पता है कि इसमें औपचारिकता नहीं होती है। इसमें बच्चे को जहां से स्कूल को छोड़ करके, पुस्तकालय को छोड़ करके, अजायब घर को छोड़ करके, आपने देखा है, इन सबको छोड़ करके बाकी जहां से भी बच्चे को शिक्षा मिल रही है, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, कहीं घूमने गया है,
ठीक है, अपने पड़ोस में खेल रहा है, कहीं भी वो कुछ भी कर रहा है, ये सारी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा में आएगी। जैसे अनौपचारिक शिक्षा में अनौपचारिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो शिक्षा की विशेषता बतलाता है। अनौपचारिक शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, अन और उपचारिक। अन का अर्थ है नहीं तथा उपचारिक शब्द का अर्थ है उपचार से। उपचार का अर्थ है इलाज, चिकित्सा या व्यवस्था। इस प्रकार अनौपचार का अर्थ हुआ व्यवस्थाहीन, अर्थात जिसके लिए किसी चिकित्सा या प्रयत्न या चेष्टा ना की जाए। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों और प्रयासों के स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। जैसे माता पिता बच्चों को सिखाते हैं बड़ों का पैर छूना है, किस तरीके से हमें व्यवहार करना है, कुछ ना कुछ तो माता पिता भी बच्चों को सिखाते हैं। कुछ क्या मैक्सिमम चीजें वही सिखाते हैं बच्चों को, खासकर व्यवहार करना। तो स्कूलों में व्यवहारिक ज्ञान ही बहुत कम, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर ही ध्यान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो माता पिता है, पेरेंट्स है, उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने में। तो जीवन में मनुष्य अनेक साधनों तथा माध्यमों से अनुभव प्राप्त करता है। इन साधनों और माध्यमों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो पहला है वे साधन या माध्यम जिनकी जानबूझकर इसलिए व्यवस्था की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त करें। उदाहरण के लिए विद्यालय की व्यवस्था जानबूझकर केवल इसलिए की जाती है कि हम उनसे अनुभव या शिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरा है वे साधन या माध्यम जिसका जानबूझकर आयोजन नहीं किया जाता, किंतु अपने मूल रूप में ही रहकर वो अनुभव प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जंगल में खड़े नीम के पेड़ को देखकर हम अनुभव प्राप्त करते हैं कि नीम के पेड़ का आकार, पत्तियां, फूल व फलों का आकार व रंग रूप कैसा होता है। इसी प्रकार हम अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण में करोड़ों ऐसे साधन व माध्यम पाते हैं जो हमें प्रतिदिन अनेक अनुभव प्रदान करते हैं। वे साधन शिक्षा के अनौपचारिक साधन है जो हमें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। परिवार, समुदाय, धर्म, राज्य, रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार पत्र आदि अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है। तो देखिए प्रोफेसर रॉस ने क्या कहा है। प्रोफेसर रॉस ने कहा है अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करना और उसे अपनी प्रकृति से उत्तेजित कर पूर्णतया विकास करना सिखाती है। सरल शब्दों में अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव होते हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था या साधन के स्वाभाविक स्थिति में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब देखिए अनौपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनफॉर्मल एजुकेशन के। तो पहला है अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी विशेष प्रयास या व्यवस्था की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इस शिक्षा को हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। जीवन के लिए हम जितना विस्तृत सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण प्राप्त करेंगे, हमारे अनुभव उतने ही अधिक विस्तृत होंगे और उतनी ही अच्छी शिक्षा रहेगी। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक जीवन से संबंधित सरल तथा प्राकृतिक रूप में होती है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा उसकी रुचि पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस एवं समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि ये ही अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति का वातावरण है, उसका परिवार है, उसके आस पड़ोस के लोग हैं, समाज है, बच्चा यहीं से सीखता है अनौपचारिक शिक्षा को। ठीक है, इसके बाद देखिए अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य की अपने अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है कि जितना हमने जीवन में सीखा है उसका हम सही जगह पर या सही चीजों पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं। अनौपचारिक शिक्षा कष्ट साध्य तथा श्रम साध्य नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा सुखद तथा मनोरंजनकारी होती है। अब यहाँ पर आप देखिए अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण या कहाँ से बच्चा अनौपचारिक शिक्षा को सीखता है। तो परिवार हुआ, समुदाय हुआ, राज्य हुआ, धर्म हुआ, पुस्तकालय एवं वाचनालय हुआ, इसके अलावा संग्रहालय या म्यूजियम हुआ। इन सभी जगहों पर बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अनौपचारिक शिक्षा है ये बच्चे को कहाँ से मिलती है। देखिए पुस्तकालय आप लोगों ने इनफॉर्मल एजुकेशन में भी देखा था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं मान लीजिए कहीं पुस्तकालय बना हुआ है, शहर में पुस्तकालय लाइब्रेरी तो बहुत खुली रहती है, तो बच्चा जाता है, उसको जब भी समय मिलता है, वो 10 बजे निकला घर से, किसी दिन 11 बजे निकला, लेकिन जो स्कूल का टाइम है 9 बजे, बच्चा रोज उसी टाइम पर स्कूल जा रहा है। लेकिन जो लाइब्रेरी है इसमें बच्चा आगे पीछे कर सकता है, लेकिन अगर स्कूल में लाइब्रेरी है तो बच्चा समय से ही जाएगा। जिस बेल में उसका पुस्तकालय में जाने का बेल होगा या घंटी होगी, उसी घंटी में वो जाकर के पुस्तकालय में पढ़ेगा।
ठीक है। देखिए अगर पुस्तकालय शहर में है और बच्चा जाकर के पढ़ना चाहता है तो उस टाइमिंग में जो 12 से मान लीजिए सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी खुली है, तो उस बीच में वो दिन में कभी भी जाकर के पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद तीसरा है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में क्या है, देखिए दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक और छात्र का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है दूर स्थित शिक्षा, अर्थात दूर रहते हुए शिक्षा प्रदान करना। खासकर ऐसा दोस्तों, इसे हम ओपन एजुकेशन भी कहते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसमें दोस्तों ऐसे लोग जो कम उम्र में ही नौकरी पेशे में हो गए या नौकरी करने लगे, जिनके पास पढ़ने का बहुत कम टाइम है, या जो कोई ऐसा है जो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, जिसके पास समय नहीं है, तो ऐसे लोग अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें आप कभी भी पढ़ सकते हो और बस केवल आपको जाकर के एग्जाम देना होता है। तो दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षा या शिक्षण की व्यवस्था है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों के माध्यम से शिक्षार्थियों से संपर्क स्थापित किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता, आज के समय में लगभग हर कोई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहा है। हर कोई लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से पढ़ रहा है। आप खुद ही हमसे, चाहे आप लैपटॉप पे पढ़ रहे होंगे इस समय, चाहे आप मोबाइल में पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या है, ये दूरस्थ शिक्षा का ही एग्जाम्पल है कि हम और आप आमने सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन एक उपकरण के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सिलेबस को या जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आपके सिलेबस को। तो दूरस्थ शिक्षा उन बालकों, युवाओं और प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की एक व्यवस्था होती है जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं और भविष्य में भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। वास्तव में दूरस्थ शिक्षा लोगों तक शिक्षा पहुंचाने की व्यवस्था है जो किसी आयु के एवं किसी स्थान पर रहने वाले या स्व व्यवसाय में या किसी सेवा में संलग्न है और अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जो डीएलएड कर रहे हैं, जो कहीं जॉब कर रहे होंगे, जो रेगुलर क्लासेस को नहीं अटेंड कर पा रहे होंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे मोबाइल से, लैपटॉप से ही पढ़ पाते हैं। तो उस तरीके से वो दूरस्थ शिक्षा ही ग्रहण कर रहे हैं। जब एग्जाम आता तब वो जाकर के एग्जाम दे लेते हैं और सिलेबस भी वो पढ़ते हुए जा रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग सन 1982 से शुरू हुआ, जब 4 दशक पुरानी पत्राचार शिक्षा की अंतरराष्ट्रीय परिषद यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन फॉर और आईसीसीई ने अपना नाम बदलकर दूरस्थ शिक्षा की अंतरराष्ट्रीय परिषद इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन और आईसीडी रखा। इस परिषद में विश्व के लगभग 50 देश सदस्य हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत सहित समस्त विश्व में पत्राचार शिक्षा को दूरस्थ शिक्षा कहा जाने लगा। अब दूरस्थ शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है जिसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त अधिगम या मुक्त शिक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। दूरस्थ शिक्षा जन साधारण की शिक्षा है। इसमें शिक्षक बहुआयामों द्वारा शिक्षा को छात्र तक पहुंचाते हैं। यह शिक्षा स्थान, काल आदि से संबंधित नहीं होती है। इसमें शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसमें शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश सभी के लिए सुलभ होता है। इसमें इस शिक्षा में बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश होता है। इसमें पत्राचार द्वारा मुद्रित सामग्री का प्रेषण, रेडियो, दूरदर्शन, टेप, वीडियो, कंप्यूटर आदि संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इस शिक्षा में शिक्षार्थी अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार ज्ञानार्जन करता है। अब देखिए दूरस्थ शिक्षा के घटक क्या है, तो देखिए मुक्त अधिगम यानी कि ओपन लर्निंग। मुक्त अधिगम मानव मस्तिष्क की एक व्यवस्था है जो मुक्त शिक्षा अधिगम प्रणाली या पाठ्यक्रम एवं अधिगम अवयव के चयन तथा नियंत्रण में जहां तक संभव हो सके बालकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए मुक्त शिक्षा क्या है, ओपन एजुकेशन। मुक्त शिक्षा स्वतंत्रता के संप्रत्यय पर आधारित है। मुक्त शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत मान्यताओं के माध्यम से संचालित नहीं होती है। यह ज्ञात रहे कि पत्राचार शिक्षा संस्थानों एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का मुक्त शिक्षा संस्थान होना आवश्यक नहीं है। ये संस्थाएं मुक्त शिक्षा की संस्थाएं भी हो सकती हैं अथवा नहीं भी, अथवा कुछ सीमा तक हो भी सकती हैं। अब पत्राचार शिक्षा तो इसको ऑलरेडी हम लोग समझ ही रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए पत्राचार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित किया जाता है। जैसे आज के समय में हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो हमें पीडीएफ मिल जाता है। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको सिलेबस, तो हम लोग क्या करते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग आपको नोट्स देते हैं ना 8 विषयों का। आपके सेकंड सेमेस्टर है तो 7 सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाता है।
आप आराम से अपने घर पर बैठ करके पढ़ पाते हो। लेकिन पहले समय में जब इतनी व्यवस्था नहीं थी तो डाक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बच्चों को जो सिलेबस है वो उसकी किताबें भेजी जाती थी, मुद्रित सामग्री को भेजा जाता था ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ पाए अपने सिलेबस को। जब उनका मन हो, जब उनके पास समय हो, तब वो पढ़ पाए। और इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा परीक्षा की प्रक्रिया परंपरागत शिक्षा के अनुरूप ही होती है। अर्थात परंपरागत रूप से सर्वप्रथम विद्यार्थी की प्रवेश परीक्षा ली जाती है और उसके सफल होने के उपरांत उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। जब विद्यार्थी का प्रवेश हो जाता है तो उस अध्ययन सामग्री या डाक के द्वारा प्रेषित की जाती है। अध्ययन अवधि की समाप्ति पर परंपरागत रूप से परीक्षा देनी होती है। अब दूरस्थ शिक्षा के साधन क्या क्या हैं? तो मुद्रित सामग्री जैसे कि प्रिंटेड सामग्री, प्रिंटेड नोट्स आप लोगों को मिलता है, वैसे मुद्रित सामग्री हो गई। इसके बाद श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, इसमें देखिए इसके अंतर्गत फिल्म, रेडियो, स्लाइड, श्रव्य दृश्य, कैसेट, ये सब होते हैं। रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना। फिर है कंप्यूटर पर शिक्षा देना, ये भी दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। दत्त कार्य, साइन वर्क, परामर्श कक्षाएं, काउंसलिंग क्लासेस, ये सब दूरस्थ शिक्षा के ही माध्यम है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज आपने शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा पढ़ा। शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इनके कौन कौन से साधन हैं, कहाँ कहाँ से इनकी पढ़ाई की जाती है, ये सब आप लोगों ने देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि पहला चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको सातों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर भी ये है, तो आप अपनी जो भी आपके डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। और सातों विषयों के आपको हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे, तो अलग से आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सारे क्लासेस को भी देख सकते हैं, नोट्स भी, चैप्टर वाइज टेस्ट, इसके अलावा सारे विषयों की रजत सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस आपको मिल जाती है, पीडीएफ मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप अभी से कोर्स को लेते हो तो फायदा ये होगा, आपके पास 4 से 5 महीने हैं एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ने के लिए। और अच्छे से पढ़ने के लिए समय जब आपके पास है, तो आप अगर अभी से नोट्स को ले लोगे तो आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आप जरूर देखिएगा लेकर के। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैप्टर 1 आपको कैसा लगा पहले पेपर का बताइए जरूर कमेंट करके। तो चैनल से बेहतर क्लासेस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद।